हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक फिजिकल साइंस पे है। यानी फिजिकल साइंस का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है। तो मैं ये सारा कुछ आज आपको विस्तार से बताऊंगी। तो पहले हम समझेंगे कि फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान है क्या। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, संपूर्ण जगत में जो भी वस्तु विद्यमान है, जो भी नेचर में दिखता है, हमें अपनी आँखों से जहाँ तक दिखाई देता है, वह सारी चीज़ें क्या है, भौतिक है या फिजिक्स हैं, और जिसका उपयोग हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। और उस पर अगर विज्ञान हो तो विज्ञान कहने का मतलब साइंस, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज प्राप्त करना। साइंस कहाँ से आया? साइंस वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड से आया है, साइंटिया। साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान यानी कि नॉलेज, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ के बारे में जानना यानी टू नो। और जब इसको हम विज्ञान से देखेंगे तो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अनुभव करना या उसको हम जो महसूस करते हैं, उससे क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसी ज्ञान में विज्ञान शामिल हो तो क्या हो जाएगा, वो एक साइंस बन जाएगा। और वो साइंस अगर हम नेचर में उपलब्ध जो भी मैटर है, जो भी वस्तुएं हैं, उस पे अगर हम रिसर्च करें, उस पे हम साइंटिफिक अपना रीज़न दें, उस पे किसी भी तरह का हम समझें, तो वो क्या बन जाएगा, भौतिक विज्ञान बन जाएगा, या उसे हम फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिकल साइंस का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान किसी भी घटना के घटित होने का अवलोकन करता है। यानी कोई भी घटना घटी हो, कोई पहाड़ से पत्थर ही टूटकर अलग हो गया हो, या पेड़ ही कहीं गिर गया हो, या फिर और किसी भी तरह का कोई भी घटना अगर होता है फिजिकल, तो वो उसका अवलोकन कौन करता है, हमारा फिजिकल साइंस करता है। फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान भी करता है, और उसका लेखा जोखा विवरण तैयार करता है, उसको प्रयोग करता है, उसका सर्च करता है, रिसर्च करता है, खोज करता है, और उसको पूरी तरह से जांच भी करता है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कौन सी परिस्थिति रही, उस परिस्थिति का परिणाम क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जांच करता है और उसकी सैद्धांतिक व्याख्या करता है। हमारे आसपास जो भी वस्तु है, कहीं ना कहीं वो साइंस से प्रभावित है, लेकिन वह है क्या, वह फिजिक्स है। और फिजिक्स क्या है? फिजिकल साइंस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब में एक साइंस निहित है, हमको मालूम ही है। तो हम उसी का अगर अवलोकन करते हैं, एक मनुष्य के द्वारा जो अवलोकन किया जाता है, उसे ही हम फिजिकल साइंस कह सकते हैं। इसकी परिभाषा भी है, फिशर ने इसका डिफिनेशन दिया है। क्या डिफिनेशन दिया है, चलिए देखते हैं। उनके अनुसार साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मेथड्स बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो फिशर ने भी ऑब्जर्वेशन को ही बेस माना है, आधार माना है, और उसी मेथड से उन्होंने नॉलेज को साइंस से जोड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो हमारे ज्ञान पर आधारित साइंस ही है। हम जितना देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, और उसके बाद जो हम उसका परिणाम निकाल रहे हैं कि हाँ भाई, ये पत्थर ऐसे है। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लिया कोयले का भी कितना सारा टाइप होता है, तो उसको हम साइंस के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, ये इस कैटेगरी का है, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेनाइट है, ये सारा कुछ साइंस के अंदर आता है। साइंस को हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप पेपर में देख रहे हैं। साइंस है, साइंस को अगर तीन भाग में बांटा गया,
तो बनेगा एक पहला फॉर्मल साइंस, दूसरा एम्फेरिकल साइंस और तीसरा इंजीनियरिंग साइंस। फॉर्मल में क्या होता है, जितने भी तरह के हम लॉजिक लगाते हैं किसी भी चीज़ में, या कोई मैथ्स ही अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी साइंस होता है। हम स्टैटिस्टिक भी पढ़ते हैं, सांख्यिकी विज्ञान, वो भी एक साइंस है। किसी चीज़ का थ्योरी पढ़ते हैं, अगर उस थ्योरी को हम लॉजिक लगा कर पढ़ते हैं तो वो थ्योरेटिकल साइंस वो भी कहलाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी है, उसमें भी साइंस ही निहित है। अब आते हैं एम्फेरिकल साइंस। एम्फेरिकल साइंस में क्या होता है, वो दो टाइप का हो सकता है, एक नेचुरल और एक फिजिकल। नेचुरल साइंस के अंतर्गत हम देंगे बायोलॉजिकल, मेडिसिनल एंड एनर्जी। नेचर में जो भी बायोलॉजिकल चीज़ होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई पशु पक्षी है, उन सब में क्या होता है, बायोलॉजी से वो निहित है। बायोलॉजी में क्या आता है, वनस्पति साइंस भी आता है, बॉटनी एंड जूलॉजी भी आता है, यानी कि एनिमल वाला साइंस। तो ये दोनों का अध्ययन हम करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। अब आते हैं मेडिसिनल में। मेडिसिन में क्या होता है कि बहुत सारे नेचर में ऐसे मेडिसिन पाए जाते हैं जिनको मैन मेड की आवश्यकता नहीं होती है, वो नेचुरल रूप से प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, तो वो भी एक साइंस है। अब एनर्जी की बात करें तो प्रकृति में बहुत सारे एनर्जी हैं, जैसे हीट है, सन से जो हीट हमें प्राप्त होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाला हीट भी हो गया, लाइट जो आती है, वो सारी चीज़ें हम नेचुरल में दे सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में वो सारे चीज़ निहित हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये सारा चीज़ फिजिकल साइंस में निहित है। हम फिजिकल साइंस में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग साइंस। इंजीनियरिंग साइंस में जो भी वो एक मेथड लगाते हैं, जो भी किसी चीज़ को जानने के लिए जो डिटेल वो यूज़ करते हैं, वो इंजीनियरिंग साइंस में जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद सभी खनिज ऊर्जा, जो भी है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आदि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से अगर मीनिंग या डिफिनेशन लिखने को आएगा तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, यानी वो किस नेचर का होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को की प्रकृति को जानने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देंगे। ये पॉइंट्स आप अपने समझ से भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स होना चाहिए, जैसे किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध एवं समझने योग्य भौतिक विज्ञान बनाता है, यानी उसकी प्रकृति सिस्टेमेटिक एंड अंडरस्टैबल है। कहने का मतलब कि एक क्रमबद्ध, जैसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो पहले क्या होता है, छोटा सा एक बालक होता है, फिर थोड़ा सा युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, उसके बाद फिर वृद्धावस्था में धीरे धीरे पहुंचता है और अंत में जैसे आदमी मर जाता है। तो इसमें मरने वाली बात नहीं मैं बता रही हूँ, इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से भौतिक विज्ञान में समझने की चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है उस चीज़ की वैलिडिटी, यानी उसकी शुद्धता कितनी है, उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी देता है वैलिडिटी या शुद्धता। अगला चीज़ है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। हम जानते हैं कि साइंस में रोज़ नए नए खोज हो रहे हैं, रोज़ न्यू डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, लचीलापन नहीं रहेगा, तो मान लिया एक बार किसी चीज़ का इन्वेंशन हो गया, दोबारा अगर रिसर्च में पता चला कि नहीं वो चीज़ ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, तो अगर लचीलापन होगा तभी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा ना, उस चीज़ को, उस तथ्य को सच माना जाएगा। तो इसलिए भौतिक विज्ञान की प्रकृति लचीला होती है। अगला अगर हम कहें तो सहनशीलता यानी ड्यूरेबिलिटी कितनी है उस चीज़ की। कोई भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च करके, उसको अपना दिमाग लगा के या साइंटिफिक रीज़न दे करके जब उसको हम
सबके सामने डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा है। जैसे कि हमारे अर्थ में क्या है कि पहले वो बोला गया, लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो पता चला कि अर्थ गोल है। बाद में पता चला कि वो एलिप्सॉइड है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो नए नए इन्वेंशन हुए, नई जानकारियाँ मिली, तो वो कितनी ड्यूरेबल है, कितने लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सहनशीलता भौतिक विज्ञान की एक प्रकृति हो सकती है। अब अगला पॉइंट हम दे सकते हैं विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। जो भी इन्वेंशन होते हैं तो उसमें रिलायबिलिटी का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक उस चीज़ का लोग उस चीज़ को विश्वास नहीं करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ कैसे आगे तक जा सकती है। उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए फिजिकल साइंस में विश्वसनीयता का होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम एक और पॉइंट दे सकते हैं, तार्किक और काल्पनिक, यानी लॉजिकली एंड इमेजिनरी। किसी भी चीज़ को हम परफेक्ट समझने के लिए, उसकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं और उस चीज़ से संबंधित कल्पना भी करते हैं। तो ये प्रकृति फिजिकल साइंस की भी है। उसमें भी किसी चीज़ पे तर्क वितर्क किया जाता है। जैसे कोई भी अगर चट्टान मिल गया, रॉक, तो उस बारे में भी, उसकी क्वालिटी के बारे में भी बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, बहुत सारी कल्पनाएं की जाती हैं। जैसे कोई लोहा मिल गया, कोई और तरह का मिनरल मिल गया, किसी तरह का मैटर मिल गया, जैसे आयरन मिलता है ज़मीन के अंदर से, कॉपर मिल गया, किसी भी तरह का मैटर मिला। अब उस पर बहुत सारे तर्क होंगे, बहुत सारी कल्पनाएं की जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लॉजिक एंड इमेजिनरी जो है वो फिज़िकल साइंस का एक बहुत बड़ा नेचर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई चीज़ व्याख्यान करने योग्य होना चाहिए, यानी एक्सप्लेनेशन करने लायक होना चाहिए। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के बाद या हम देखने के बाद उसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं, ज़रूर उसके बारे में बताते हैं कि हाँ मैंने ऐसा देखा, वो चीज़ ऐसा था, उसकी प्रकृति ऐसी है। तो हम कह सकते हैं कि व्याख्यान करने योग्य जो है वो फिज़िकल साइंस की प्रकृति है। अब कोई भी चीज़ हम जब बताते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, कोई नया इन्वेंशन होता है, तो उसके बारे में एविडेंस लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं। तो अगली प्रकृति हम साक्ष्य एवं मांग भी दे सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर जब नई खोज होती है, जब साइंस में रिसर्च होता है, तो उसका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए एविडेंस तैयार करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल साइंस की भी ये प्रकृति हो सकती है। अब चलिए, नेचर अगर आप समझ गए हों तो हम फिज़िकल साइंस के स्कोप के बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कैसा है। तो पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तृत है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही विस्तार है। हम खुद ही देख कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारी नज़र तो नहीं पहुंचती है, उसके लिए हमें ट्रैवल करके जाना पड़ता है। मगर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास एरिया में, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में, हमारे धरती के अंदर हर जगह फिजिक्स मौजूद है, फिजिकल मौजूद है, और उससे रिलेटेड जो भी विज्ञान है वो फिजिकल साइंस है। तो फिजिकल साइंस का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं ये कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जानते ही हैं कि नेचर में जो भी मैटर उपलब्ध है वो सारा कुछ प्रकृति से ही आया है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। दूसरा है, इसका क्षेत्र काफ़ी विश्वसनीय है, क्योंकि हम चूँकि वो आँखों से देख पा रहे हैं, तो इसलिए विश्वास भी कर सकते हैं। विश्वास भी होता है तो विश्वसनीय भी है। फिर अगला पॉइंट हम दे सकते हैं कि इसका क्षेत्र उपयोगी है। कहने का मतलब, कोई भी वस्तु है हमारे आसपास में, साइंस में, नेचर में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ उपलब्ध है,
वो सारा चीज़ उपयोगी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका उपयोग करता ही करता है। जैसे कोई नेचर में फ्रूट हुआ या कोई फूल फ्लावर खिल गया तो उसका उपयोग हम मनुष्य लोग करते हैं। पत्तियों का उपयोग जानवर खाने में करते हैं। कोई भी धातु अगर निकल गया, कोई भी मैटर अगर ज़मीन के अंदर से प्राप्त हो गया तो मनुष्य लोग उसका भी उपयोग कर लेते हैं। उससे भी हथियार औजार बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, गाड़ी वाड़ी, मतलब हर चीज़ जो भी ऐसो आराम की चीज़ है वो सारा फिजिकल साइंस में ही उपलब्ध है, इसलिए ये उपयोगी है। फिर एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। जैसा कि हम बताएं कि इससे पहले कि इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, उसी प्रकार से इसका क्षेत्र हम सीमित नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है। तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारे पॉइंट्स एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, विश्वसनीय है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, यानी कि ये अनलिमिटेड है। हम जहाँ तक नज़र दौड़ा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं, वो सारी जगह में ये उपलब्ध है। अब अंत में दोस्तों, मैं जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो लास्ट में समरी या सारांश जरूर दें। तो चलिए हम अभी भी देखते हैं कि समरी क्या इसमें दे सकते हैं। आप चाहें तो समय हो आपके पास, चूँकि 3 घंटे में एग्ज़ाम लिखना होता है और उसमें 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आप टाइम एक देखते हुए ही आप आंसर दे सकते हैं। अगर ज़्यादा समय लग गया तो हो सकता है कि कोई एक प्रश्न छूट जाए, इसीलिए आप एक लिमिट बांध लीजिए कि हाँ, मुझे इतना पेज में, मैं इतना देर में इतना पेज लिख सकती हूँ। उतना ही देर में आप एक सेट तैयार कीजिए कि हाँ, इतनी देर में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो चलो अब इतना ही 4 पेज का या 3 पेज का या 5 पेज का लिखना है। तो चलिए अभी हम अंत में समरी देखते हैं। मैंने बहुत छोटा सा समरी अभी दिया है, आप अगर टाइम के अनुसार थोड़ा बड़ा भी दे सकते हैं। किसी भी वस्तु को महसूस करना ज्ञान कहते हैं, लेकिन ज्ञान की प्रकृति एवं उपयोग को जानने के लिए विज्ञान की जरूरत होती है, और इसी विज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस कहते हैं। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल में, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।